सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तिरुवनंतपुरम केरल से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड इसको शुरू किया है। तो ये एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो फेरी वाले हो गए, उनको 30,000 रुपए की अधिकतम सीमा वाले क्रेडिट कार्ड इसमें प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें ब्याज मुक्त अल्पकालिक अल्पकालिक यानी कि कुछ समय के लिए 20 से 25 दिनों के लिए लोन मिल सकेगा। इंटरेस्ट फ्री होगा, ये उनको ब्याज नहीं देना इसके लिए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को ये लोन मिलेगा, ये फायदा उसको उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले जो लोन ले रखा है उसको टाइम पे चुका दिया है। अब पहले उन्होंने कौन सा लोन ले रखा होगा, तो हम बात करते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। अच्छा, यहाँ पे स्वनिधि का फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? 1 जून 2020 को। और उसके बाद बीच में हमने देखा था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा दिया था, और बढ़ा करके कितना कर दिया था? 31 मार्च 2030 तक कर दिया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोविड-19 के समय ये योजना लॉन्च की गई थी, 2020 का वक्त था। किनके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, मतलब जो सड़क विक्रेता होते हैं, सड़क पे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, उनके लिए थी। उन्हें अफोर्डेबल लोन देने के लिए थी, ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपने काम को फिर से शुरू कर सके। तो इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 3 बार लोन ले सकते हैं। सबसे पहले 15,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। जब वो चुका देंगे तो फिर दूसरी लिमिट खुल जाएगी 25,000 रुपए तक का। फिर उसको वो टाइम पे चुका देंगे तो फिर 50,000 रुपए तक का उन्हें लोन दिया जाता है। और इसमें कहा गया था अगर वो लोन को समय पे या उससे पहले जमा कर देंगे तो गवर्नमेंट 7% की उनको ब्याज सब्सिडी भी देगी। और अभी जो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया, इसमें कहा गया जो पुराना वाला लोन है अगर आप टाइम पे जमा करा देंगे तो आपको ये यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसे मोदी जी ने केरल से लॉन्च किया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अब योजना वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट योजना मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर बात करेंगे लाडू लक्ष्मी योजना, ये शुरू हुई थी हरियाणा में। मत्स्य शक्ति परियोजना केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुई थी। एरडाई ने बीमा विस्तार योजना शुरू की। अंगीकार 2025 अभियान, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको लॉन्च किया था। और 17 सितंबर 2025 को जब मोदी जी का जन्मदिन होता है तो उस मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। महाजय घर योजना गोवा में शुरू हुई। अरुणोदय 3.0 योजना असम में। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना यह भी पंजाब में शुरू हुई थी। 10 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना ये बिहार में शुरू हुई थी, कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय में शुरू हुई। प्रेरणा स्कीम ये असम ने शुरू की थी, इसमें 10वीं के छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल अभी शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। असम ने संस्कार शाला कार्यक्रम शुरू किया था, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, उसमें उनको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। और ये मुख्यमंत्री सेहत योजना, अच्छा ये ऊपर भी रिपीट हो गई है, तो वो ये पंजाब वाली 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख जोवान बिन हमद अल थानी। वैसे ये कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है, शेख जोवान बिन हमद अल थानी। और इन्हीं को अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? रणधीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, हेल्थ इश्यू का कारण बता करके। वैसे 2024 में ही रणधीर सिंह इस पद पर नियुक्त हुए थे। 2024 से लेके 2028 तक का इनका कार्यकाल था, लेकिन अभी इन्होंने रिजाइन दे दिया। और रणधीर सिंह के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले, यानी कि इस पद पर आने वाले वो पहले भारतीय थे। शूटिंग से उनका संबंध था वैसे, खेल अगर आप पूछोगे तो, लेकिन अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो जो एशियन गेम्स होते हैं ना, उनका आयोजन करने वाली ये बॉडी है। इसकी स्थापना होती है 1982 में, और हेडक्वार्टर आपको कुवैत सिटी, कुवैत में मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा कि एशियन गेम्स का आयोजन करने वाली बॉडी है ये। तो एशियन गेम्स से 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो जो पहले नंबर के एशियन गेम्स हुए थे ना, पहले एशियन गेम्स फर्स्ट,
वो कब और कहाँ हुए थे? 1951 में वो दिल्ली में हुए थे, मतलब भारत में हुए थे। उसके बाद भारत में एक और बार एशियन गेम्स हो चुके हैं 1982 में, वो 9th नंबर का एडिशन था, वो भी दिल्ली में हुए थे। और उस समय से ही इसमें मैस्कॉट यानी कि शुभंकर रखना चालू हुआ था, और उस समय जो उसका पहला शुभंकर रखा गया था वो अप्पू रखा गया था, जो कि एक हाथी था। लास्ट टाइम 2023 में हुए थे एशियन गेम्स 19वां संस्करण हांगझाऊ चाइना में, और अब 2026 में जो 20वां संस्करण होगा एशियन गेम्स का वो जापान के आइची में होगा। ठीक है, ये याद रखना। और जिस तरह से हमने बात की अभी प्रश्न में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, इसी तरह से हम बात करते हैं अगर इंडियन ओलंपिक काउंसिल की, भारतीय ओलंपिक परिषद की, जिसकी स्थापना होती है 1927 में, और इसकी वर्तमान में हेड कौन है? पीटी उषा है। आप कह सकते हो पहली महिला हेड है पीटी उषा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड हो गया, और हेड है क्रिस्टी कॉवेंट्री जो जिम्बाब्वे से हैं, और इस पद पर आने वाली वो भी पहली महिला है। अब वैसे तो ये हमारा अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो देखो, अगर आपसे पूछे बार्क इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री जी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। और फसाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष बने एनालेना बैरबॉक, जर्मनी से हैं। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे उर्जित पटेल। 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी टीसीए कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने, ये तमिलनाडु से हैं, और इन्होंने हराया था सुदर्शन रेड्डी को। ठीक है, तो ये नियुक्तियां याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा, यहां हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 की। इसका भी ये 7वां सीजन था। 28 दिसंबर 2025 से लेकर 26 जनवरी 2000 तक चला। और ये जो फाइनल खेला गया था कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है वहां पर हुआ था, और इसको जीत लिया कलिंगा लांसर्स ने। ये दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इन्होंने यहाँ पे फाइनल में हराया रांची रॉयल्स को। ये तो हमने बात करी है मेंस हॉकी इंडिया लीग की। वहीं वुमेन्स में अगर बात करें वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2026 की, तो जो वुमेन्स वाला जो लीग है वो खेला गया था जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में, और उसमें विजेता कौन रहा? एसजी पाइपर्स। पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इन्होंने यहाँ पे हराया किसे? फाइनल में बंगाल टाइगर्स को हराया है। तो मैंने महिलाओं वाला भी बता दिया, पुरुष वाला भी आपको बता दिया, हॉकी इंडिया लीग 2026। अब बाकी हॉकी से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, अगर पूछे 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, ये चेन्नई में हुआ था, पंजाब ने जीता, झारखंड को हराया। और उसी तरह से जो महिलाओं का था 15वां जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ, और झारखंड भी इसमें विजेता रहा था। झारखंड ने यहाँ पे हरियाणा को हराया था। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुआ। मैस्कोट था चांद, और इसमें भारत विजेता रहा, साउथ कोरिया को हराया था। 2026 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके अलावा 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये हांगझाऊ चीन में हुआ था। इसमें टॉप पर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर जापान है। 14वां FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 ये हुआ था चेन्नई और मदुरै में। और मेडल टैली में इसमें देखेंगे पहले स्थान पर जर्मनी है, फिर स्पेन है, भारत तीसरे स्थान पे है। उसके अलावा अभी जो 31वां सुल्तान अजलान शाह कप जो हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, उसमें विजेता है बेल्जियम और उप विजेता भारत रहा। और वैसे अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने थे कौन? सोजर्ट मारिजने। कहाँ से है? नीदरलैंड से है। जबकि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। और हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। भारत में बात करें हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, और अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। वहीं एशियन हॉकी फेडरेशन
इसका मुख्यालय कोलालंपुर मलेशिया में है। ये हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वाइलियर रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, इनको अभी वाइलियर रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया और वे ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्हें ये पुरस्कार इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया यानी कि शैक्षिक जगत से परे प्रभाव श्रेणी में उनको ये अवार्ड दिया गया है। वैसे दुनिया में टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, तो उसमें ये जो भारतीय हैं, तो भारतीय हैं तो हमारे लिए यही नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्हें टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने शोध किए, जो रिसर्च किया, उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। वे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व स्टाफ सदस्य भी रह चुके हैं। नाम है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो इनको ये मिला वाइलियर रिसर्च हीरोज पुरस्कार, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए। तो इनका नाम जरूर से ध्यान में रखना। अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि अभी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारिया एंगेला हंगरिया को मिला, ब्राजील से हैं। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है ला प्रेंस, उसको मिला और इससे के बाद निकारागुआ यूनेस्को से अलग हो गया था। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान भुवन रिबू को मिला, यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत और वर्चुअल सलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा प्रणाली में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया और राष्ट्र समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को दिया गया। ठीक है, तो ये अवार्ड्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है? तो आंसर होगा नेट साइबर ब्रंट। देखो, वुमेन्स प्रीमियर लीग की हम बात करें, सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो पहला जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है कब हुआ था। ठीक है, तो ये 2023 में हुआ था, उसको जीता था मुंबई इंडियंस ने। अभी 2025 में कोई एक एग्जाम था, वहां पे यही पूछा गया था प्रश्न कि जो फर्स्ट एडिशन है वुमेन्स प्रीमियर लीग का वो कब हुआ था। उसके बाद जो सेकंड एडिशन है 2024 में हुआ था, उसको RCB ने जीता। तीसरा एडिशन अभी 2025 में हुआ था, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता। अब चौथा एडिशन इसका चल रहा है 2026 में, जो कि 9 जनवरी को शुरू हो गया, 5 फरवरी तक ये चलेगा। और इस तरह से हमने देखा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग इतिहास की पहली सेंचुरी अभी लगाई गई नेट साइबर ब्रंट के द्वारा, जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। वैसे ये मूल रूप से इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रही है। अच्छा, इन्होंने सेंचुरी किसके खिलाफ लगाई? RCB के खिलाफ। कहां पर बनाई ये सेंचुरी? वडोदरा में। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स कैसे भी तरह से प्रश्न आ जाए तो आप तैयार रहें, प्रश्न इंपॉर्टेंट रह सकता है इस तरह का प्रश्न। बाकी एक और यहाँ पे नोट डाल के मैं एक और अलग से आपको न्यूज बता रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखना कि जो अभिषेक शर्मा है, अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 14 बॉलों में हाफ सेंचुरी लगा दी है और इस तरह से वो भारत के दूसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। अब दूसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज मतलब पहले कौन है? इनसे पहले ऐसा कारनामा कर चुके हैं युवराज सिंह, जिन्होंने 12 बॉल में अर्धशतक लगाया था। ये बात है 2007 की, उस समय T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा किया था। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न में 2 इंपॉर्टेंट इस तरह की न्यूज मैंने आपको बता दिए, दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2026 चौथा एडिशन है इसका। अभी 27 से लेके 30 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? गोवा में। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए निवेश को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। आपको बताया वैसे भारत का जो नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2070 है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा से संबंधित। एक तो याद रखना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। उसके अलावा ऊर्जा से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे आपके
एक तो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, 26 जनवरी को जो मनाते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये होता है 20 अगस्त को। और भारत में ही जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अभी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आया था, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसे आप बोलते हो, 2025 में, उसमें भारत की रैंक क्या है, 71 है, और उसमें टॉप पर स्वीडन रहा। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स को जारी करता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा से संबंधित 3-4 प्रश्न आप एक साथ ध्यान में रखना। और जो आज हमने प्रश्न पढ़ा कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन ये कहां पर हुआ, गोवा में हुआ, चौथा एडिशन था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो हर साल 28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे डेटा प्रोटेक्शन डे, डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेटा संरक्षण दिवस या डेटा प्रोटेक्शन डे कब होता है, तो वो इसी की बात हो रही है, 28 जनवरी आंसर करना है। पहली बार इस दिन को 2007 में मनाया गया था। अब आप कहोगे कि डे वाला प्रश्न है, तो जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े एक बार रिवाइज करवा दो। कोई नहीं, करवा देते हैं, आ जाओ फिर। और साथ साथ बोलना, बोलने से ही चीजें याद में रहेंगी आपको भी। जैसे 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्धनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में तीसरी अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक अभी कहां पर हुई, तो आंसर होगा कोच्चि में। हम बात कर रहे हैं अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की अभी जो तीसरी बैठक हुई 2026 में, इसकी तीसरी बैठक हुई कहां पर, कोच्चि केरल में, जिसकी अध्यक्षता की हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल ने। और इस बैठक का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, तो भारत के अंतरदेशीय जल परिवहन नेटवर्क के विकास में तेजी लाना, मतलब लोगों और जो भी सामान हो गया, जो भी गुड्स हो गया, जो भी माल हो गया, उनको सड़क या रेलगाड़ियों की जगह जहाजों से भेजा जाए। क्यों? क्योंकि जलमार्ग सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल पड़ता है। मतलब जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड से, रोड के माध्यम से या रेलगाड़ियों के माध्यम से, तो उससे कहीं सस्ता पड़ता है अगर हम जहाजों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करें, तो उसमें प्रदूषण भी कम होता है, तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है वो भी। तो इसी उद्देश्य से ये यहाँ पर इसकी चर्चा की गई। ये इसकी तीसरी बैठक थी। पहली बैठक इसकी 2024 में हुई थी कोलकाता में, दूसरी बैठक इसकी 2025 में हुई थी काजीरंगा असम में, और अभी तीसरी बैठक हमने देखा कोच्चि केरल में हुई है। अच्छा, जलमार्ग की जब भी बात आती है तो 2 पॉइंट याद रखना कि प्रश्न ऐसे आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज ये कौन सा है, तो नेशनल वाटरवेज 1 है, जो कि किस किस को जोड़ता है या किसके बीच में है, तो प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में है। कितना लंबा है, 1620 किलोमीटर लंबा है। और ये मुख्य रूप से किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। तो याद रखना, एक तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। या प्रश्न से आ जाए हमारा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, तो भी यही है, किस नदी पर है, गंगा नदी पर, कितना लंबा है, वो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज मुझे टाइम मिला नहीं, टाइम मेरे पास कम था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूँ तो वो यहाँ पे आज ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो वो नेशनल हाईवे 2, तो वो नेशनल वाटरवेज 2 है, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया और धुबरी के बीच में। कितना लंबा है, 891 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया, वे किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आंसर होगा बीसीसीआई। तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनका भी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
वे 1993 से लेकर 1996 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे और 1978 से लेकर 2014 तक लगातार 36 वर्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। और उनके नाम एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं, 2015 में जो मोहाली स्टेडियम है उसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम। और इंद्रजीत सिंह को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत लाने में उनकी भूमिका रही। तो रिलायंस कप के नाम से जाने जाने वाला ये जो टूर्नामेंट है ये इंग्लैंड के बाहर होने वाला पहला वर्ल्ड कप था और इस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से भारत लाने की जो मुख्य भूमिका रही वो इंद्रजीत सिंह की थी। अच्छा, बीसीसीआई की अगर बात करते हैं, बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। और अभी नए प्रेसिडेंट याद रखना मिथुन मनहास है। इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखें आप, R.E. ग्रांट गोवन। अब ये देखो निधन वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। इसको मैं अलग से प्रश्न ऐड करके भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अजीत पवार का निधन हो गया, कल ही इनका निधन हुआ है। अजीत पवार कौन थे? महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, और अभी इनका एक विमान हादसे में निधन हो गया। विमान कौन सा था? लियरजेट 45 एक विमान था, और लैंडिंग के समय वो सही से लैंड नहीं कर पाया और यह हादसा हो गया। कहां पर हुआ? बारामती एयरपोर्ट पर। अजीत पवार की पार्टी थी कौन सी? एनसीपी, यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र के गठबंधन में शामिल थी। वे बारामती विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रहे और अभी महाराष्ट्र के 8वें डेप्यूटी सीएम थे। तो इनका निधन हो गया, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखना। और निधन वाली बात कर रहे हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन देख लेते हैं हाल ही में जिनके निधन हुए हैं। जैसे कि भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र से ही थे वो भी। और पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का भी निधन हो गया। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे वो भी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी अ वॉक अप द हिल, पद्म भूषण 2006 में। और जो यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है वो 2024 में इनको मिला था। और पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, वो कोलकाता से थे। और अभी हमने पढ़ा था ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का भी अभी निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर से। तो बुक है रेड लाइन रीड्रॉन, और अब इसको लॉन्च किया हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो इस बुक में मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है, जो हमारी सेना ने मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया था। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, आप कह सकते हो अप्रैल 2025 में ही जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसी का जवाब था। तो उसी के बारे में इस बुक में लिखा है। और इसको लिखा किसने है? तो 3-4 लोगों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, वो नाम मैं आपको बता दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल बिपिन बख्शी, रिटायर्ड एयर मार्शल राजेश कुमार, रिटायर्ड राजदूत अनिल त्रिगुणायत, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। अब बुक वाला ही प्रश्न है तो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स भी लगे हाथ देख लो। एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और उसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, ये भी एक बुक आई थी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने लिखा। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां, इप्सिता चक्रवर्ती। किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? वैसे इनको ये पुरस्कार मिला नहीं, लेकिन इनकी बुक शॉर्टलिस्ट हुई थी तो देख लेना चाहिए एक बार, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। आप मुझे बताओ बुकर पुरस्कार किसने जीता और उनके नॉवल का नाम क्या है? बाकी विंग्स ऑफ वेल्लोर, स्वप्निल पांडे, अबाव एंड बियॉन्ड, इस बुक को लिखा शिव कुमार मोहंका ने।
बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और वीडियो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं मिल पाया, पर इनकी क्विज और पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है। कहां पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को। फिर पूछा अभी किस देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला। फिर पूछा एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया 26 जनवरी। सर मार्क टली का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता। किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की? नोवाक जोकोविच। और किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी? फ्रांस। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहां पर किया? नई दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा एक जिला एक व्यंजन पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था कि 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि 2025 में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? तो आंसर क्या होगा इसका? पुर्तगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।